नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं झारखंड के इतिहास के उस दौर की जिसमें एक सदी तक चले आदिवासी विद्रोह की कहानी दर्ज है। ये सिर्फ कुछ लड़ाइयों की दास्तान नहीं है, बल्कि अपनी जमीन, अपनी पहचान और अपनी आज़ादी के लिए एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर होता क्या है जब एक सदियों पुरानी जीवन शैली एक नए और ताकतवर साम्राज्य से जा टकराती है। झारखंड में इस टकराव ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो 100 साल तक बुझी नहीं। ये कहानी है आदिवासी समुदायों और अंग्रेजी हुकूमत के आमने सामने आने की। तो सवाल ये है कि आखिर वो लड़े क्यों? क्या वजह थी इस एक सदी तक चले प्रतिरोध के पीछे? चलिए सबसे पहले इसकी जड़ों को समझते हैं। इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, दिक्कू। आदिवासी समुदाय इस शब्द का इस्तेमाल उन बाहरी लोगों के लिए करते थे जो न सिर्फ उनकी जमीनें छीन रहे थे, बल्कि उनकी पूरी संस्कृति को, उनके जीने के तरीके को बहुत हीन दृष्टि से देखते थे। पॉलिटिकली देखें तो अंग्रेजों ने सीधा सीधा आदिवासी स्वायत्तता कर हमला किया। उन्होंने उनके पारंपरिक शासकों को कमजोर किया, अपने कानून उन पर थोप दिए और स्थानीय जमींदारों को बिचौलिए बनाकर आदिवासियों के शोषण का एक बिल्कुल नया सिस्टम खड़ा कर दिया। और आर्थिक तौर पर तो समझिए उनकी कमर ही तोड़ दी गई थी। जमींदारों और साहूकारों का शोषण, अंग्रेजों की लाई हुई परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था और सबसे बड़ी चोट जंगलों पर उनका नियंत्रण, इसने तो आदिवासियों से उनकी रोजी रोटी ही छीन ली। और देखिए, ये लड़ाई सिर्फ जमीन और जंगल की ही नहीं थी, ये उनके वजूद की लड़ाई थी। जब उनकी सदियों पुरानी परंपराओं में दखल दिया जाने लगा, दिकुओं ने उन्हें नीची नज़र से देखा और धर्म बदलने के लिए दबाव डाला गया, तो ये उनके अस्तित्व पर एक सीधा हमला था। तो इन्हीं सब वजहों का बारूद इकट्ठा हो चुका था और इस पर पहली चिंगारी गिरी ढाल विद्रोह के रूप में। ये झारखंड में अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड विद्रोह था। ये विद्रोह शुरू हुआ 1767 में सिंहभूम में, ठीक तब जब अंग्रेजों ने उस इलाके पर कब्जा किया। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, नहीं, ये पूरे 10 साल चली, 1777 तक। तो इस विद्रोह के हीरो कौन थे? वो थे जगन्नाथ ढाल, वो राजा जिन्हें उनकी गद्दी से हटा दिया गया था, और उनके साथ थी ढाल राज्य की पूरी जनता। दूसरी तरफ थे अंग्रेज, जिन्होंने लेफ्टिनेंट रूक और चार्ल्स मैगन को उन्हें दबाने के लिए भेजा था। देखिए, अंग्रेजों ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने जनपा के पसंदीदा राजा जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमू ढाल नाम के कठपुतली को गद्दी पर बिठा दिया। उन्हें लगा इससे उनका कंट्रोल बढ़ जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लोग अपने राजा के इस अपमान से भड़क उठे और जगन्नाथ ढाल के नेतृत्व में एक हो गए। अब जरा सोचिए, 10 साल तक लगातार लड़ने के बाद हुआ क्या? हुआ ये कि इतनी ताकतवर ब्रिटिश हुकूमत को झुकना पड़ा। 1777 में उन्होंने जगन्नाथ ढाल को फिर से राजा मान लिया और बदले में राजा ने ज्यादा से ज्यादा 4000 रुपए का टैक्स देना स्वीकार किया। ये सिर्फ एक समझौता नहीं था, ये आदिवासियों के हौसले की एक जबरदस्त जीत थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। विद्रोह की ये आग अब दूसरे इलाकों में भी फैलने वाली थी, जिसे हम चुआड़ विद्रोह के नाम से जानते हैं। चुआड़, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक तरह की गाली थी। अंग्रेज जंगल महल के भूमिज लोगों को नीचा दिखाने के लिए, उन्हें लोअर कास्ट बताने के लिए ये अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करते थे। तो जाहिर है, जब विद्रोह भड़का तो ये जमीन के साथ साथ आत्मसम्मान की भी लड़ाई बन गया। इस विद्रोह की वजहें भी बिल्कुल सीधी और साफ थीं। पहले तो उनकी जमीनों पर अवैध कब्जा हुआ, फिर लगान बढ़ा दिया गया, और हद तो तब हो गई जब बाहरी लोगों को पुलिस बनाकर उनके ही गांव में उन पर धौंस जमाने के लिए भेज दिया गया। मतलब ये उनके जीवन में एक ऐसी दखलंदाजी थी जो बर्दाश्त से बाहर थी। और इस पूरे आंदोलन की आत्मा बस एक नारे में समाई हुई थी, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि ये उनकी आज़ादी और अपनी पहचान का एक खुला ऐलान था। अच्छा, अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी इस विद्रोह को कुचलने में। पर हुआ क्या? 30 साल तक अशांति बनी रही। आखिर में उन्हें वही करना पड़ा जो वो कभी नहीं करना चाहते थे। उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने अवैध नीलामी रोकी और यहाँ तक कि शांति कायम करने के लिए 1805 में एक नया जंगल महल जिला ही बना दिया। लेकिन ये संघर्ष का सिलसिला भी थमा नहीं था।
इसके बाद पलामू में चेरो और भोक्ता विद्रोहों ने इस आग को और हवा दी। चेरो विद्रोह की कहानी थोड़ी लंबी और पेचीदा है। ये करीब 50 साल तक चली, वो भी 2 फेज में। पहली लहर आई 1770 के आसपास, लेकिन जो असली और ज्यादा जबरदस्त विद्रोह था वो 1800 में भोखन सिंह के नेतृत्व में शुरू हुआ और करीब 2 दशकों तक चलता रहा। और बात यहीं पर और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। चेरो विद्रोह अकेला नहीं चल रहा था। ठीक उसी समय उनके साथ साथ भोक्ता विद्रोह भी शुरू हो गया। चेरो नेता चित्रजीत राय के दीवान जयनाथ सिंह भोक्ता ने अपने नेता का साथ देने के लिए अपनी एक अलग लड़ाई छेड़ दी। ये एक तरह का जॉइंट फ्रंट था जिसने अंग्रेजों की मुश्किलें दोगुनी कर दी थीं। तो इस लंबे संघर्ष की मशाल ना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों में जाती रही। पहले फेज में चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह ने कमान संभाली, तो बाद में भूखंड सिंह, ठाकुर रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह जैसे नेताओं ने इस आग को जलाए रखा। दूसरी फेज की आग भड़कने की कई आर्थिक वजह थीं, बहुत ज्यादा टैक्स, जमीनें छीनना। लेकिन जो आखिरी कील साबित हुई वो था 1813 का फैसला, जब अंग्रेजों ने चेरो राजा के पूरे राज्य की ही नीलामी कर दी। ये एक ऐसा अपमान था जिसने लोगों के दबे हुए गुस्से को विद्रोह की आग में बदल दिया। और यही इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। अंग्रेजों ने सोचा कि लीडर भूखन सिंह को पकड़कर फांसी दे देंगे तो विद्रोह खत्म हो जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल गलत थे। विद्रोह रुका नहीं। आखिर में थक हारकर 1819 में उन्हें पूरे पलामू पर डायरेक्ट कब्जा करना पड़ा। ये एक तरह से हार में भी जीत थी, जो आदिवासियों के कभी न टूटने वाले हौसले को दिखाती है। हाँ, इन सारे विद्रोहों को ताकत के बल पर दबा तो दिया गया, पर एक सवाल है जो आज भी हवा में तैरता है। क्या वो प्रतिरोध सच में खत्म हो गया था, या फिर ये उस जमीन में संघर्ष का वो बीज बो गया जो आने वाली पीढ़ियों के दिलों में स्वाभिमान बनकर हमेशा लहलहाता रहेगा?